सोचने की काश मैंने अंबानी के घर जन्म लिया होता, ये इसका घर है ना। फिर अब ज़्यादा सोच में मत पड़ जाना कि सही में यहाँ जन्म लिया होता। अब अपना घर याद कर लो चुपचाप से, ठीक है। याद आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहले आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, यहाँ से शुरू होता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पार्ट 1 में कराया, भाई भगत जी कौन थे, ठीक है। और ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं, आराम से लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि किस प्रकार के व्यक्ति फिजूल खर्ची नहीं करते। अब आप तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप तो करते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट स्कॉलर्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारा है बाजार दर्शन चैप्टर, जो है आपका चैप्टर 12th। इसका पार्ट 2, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यह है आपका पार्ट 2। उसके अंदर हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर कर लिया है, और जहाँ तक चैप्टर कवर किया है वहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। अब ये जो है इसके लेखक बाजार दर्शन के, वो हैं जितेंद्र कुमार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ चीज़ें, मैं क्या कराने वाली हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, एक्सट्रैक्ट भी है जो आपका आ सकता है। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो, ये तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे। एंड एट लास्ट मैं इस बार कुछ नया लेके आई हूँ कि हम लोग टॉपर्स की आंसर की को डिस्कस करेंगे। जो टॉपर्स की जो आंसर शीट है उसे देखेंगे। अब आपको सारे क्वेश्चंस तो आ गए, आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आ सकता है, लेकिन आपको प्रेजेंट करना ही नहीं आता है। अब आप पेपर में कुछ भी लिख के आ रहे हो तो कहाँ से नंबर मिलेंगे, हैंड राइटिंग ख़राब है, तो इस वजह से। अब चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। तो पहला पैराग्राफ क्या है, आप लोग पॉज कर लीजिएगा एक बार, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाएंगी, और जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं लाइन बाय लाइन रिपीट नहीं करूँगी इसमें क्या लिखा है, ठीक है। उसमें आपकी भी टाइम की बर्बादी, मेरी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके अंदर हमने अब तक पढ़ा था कि हमारे जो लेखक हैं जितेंद्र कुमार, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अलग अलग दोस्तों के बारे में बताते हैं कि यहाँ मेरा एक दोस्त है, वो बाज़ार गया, यहाँ पे वो बाज़ार गया। अब बाज़ार जाके, जो बाज़ार के अंदर वो क्या है, एक शैतान का जाल है, जहाँ पे जो एक ऐसा जादुई जगह है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं बाज़ार में। कोई यहाँ देखता है उसकी रौनक, यहाँ देखता है, और भाई मजबूर हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें खरीद के लेकर आए। जैसे आप है ना, बाज़ार चले जाते हो मगर आप किसी और ही काम के लिए जाते हो बाज़ार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब वो कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक बहुत ही महाअनुभव एक व्यक्ति रहते हैं, जिनका नाम है भगत जी, और वो चूरन बेचते हैं। चूरन बेचना उनका काम है, ठीक है। और उन्हें बहुत साल हो गए चूरन बेचते हुए, लेकिन क्या बोलते हैं, उन्होंने जो चूरन है कभी भी 6 आने से ज़्यादा का नहीं बेचा, ठीक है। वो 6 आने में सेटिस्फाइड नहीं कि मुझे बस इतना ही 6 आने का चूरन बेचना है और बस घर आ जाना है चुपचाप, ठीक है। तो जो चूरन जो है वो उनका है, नाम रख दिया गया है, उनका सरनेम चूरन है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि इतना अच्छा उनका चूरन बिकता है, हमारे लेखक कहते हैं कि अगर वो उसका बिजनेस खोल ले ना, तो वो इतना खुशहाल और माला माल हो जाएंगे, अगर अब तक उन्होंने अपना जो चूरन का बिज़नेस है वो खोल लिया होता, और उनके पास सब कुछ होता आज के टाइम में, ठीक है। और बोलते हैं कि 10 वर्षों से तो मैं ही देख रहा हूँ वो चूरन बेच रहे हैं, और उनका जो चूरन है वो हाथों हाथ तुरंत ही बिक जाता है, जैसे ही वो लेकर आते हैं, इतना मशहूर है, ठीक है। और अगर वो थोक में बेचते, यानी कि बहुत ज़्यादा बल्क में, ठीक है, और व्यापारियों को बेचते, तो क्या उनके ऑर्डर की पेशगी लगती, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो चूरन है उनके लिए, वो जब भी अपने जो नॉर्मल समय है उससे बाहर आते हैं, जैसे अगर 10 बजे से उन्होंने चूरन बेचना शुरू किया, तो जैसे ही घर से बाहर निकले उसी वक्त देखते ही देखते उनको 6 आने की कमाई उनकी तुरंत ही हो जाते हैं, और उनके जो लोग हैं वो जो चूरन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो चूरन है वो लोग इतना पसंद करते हैं उनका, कि क्या बोलते हैं, और लेने के लिए चूरन को और भी पैसे वो शायद खर्च कर दें कि चूरन मैं और ले सकता हूँ। लेकिन जो भगत जी हैं, जैसे ही उनके 6 आने होते हैं, बस वो उसी वक्त वो जो है घर पे घुस जाते हैं, उनको 25वां पैसा भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब चूरन वाला बंदा है, ठीक है, अब इतना चूरन बेच रहा है, मतलब इतना सेटिस्फाइड, कहीं ना कहीं उनका फेस है कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं उनके साथ। चूरन बेचते ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम तो अच्छा रहेगा ही, तो इतना सेटिस्फाइड बंदा है ये चूरन वाला कि भाई 6 आने में ही खुश है, ठीक है।
और जैसे ही उसके जो चूर्ण है वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लेखक हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई लोभ नहीं है माया का, पैसों का। वो भगत जी जो है, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो अगर ज़्यादा भी उनके पास चूर्ण है तो मुफ्त में ही दे देते हैं, ठीक है। और वो इतने खुश रहते हैं ना, इतने सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से कि उनको ना कोई रोग भी नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। अब इसके अंदर बताते हैं, हमारे लेखक कहते हैं कि इतना तो उनको तय हो चुका है कि जो हमारे भगत जी हैं उनको ना ये बाज़ार का जो जादू है ये अपने लपेटे में नहीं ले सकता। अगर ये सपोज़ बाज़ार भी गए ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये 6 आने से कुछ फालतू चीज़ खरीद के ले आएंगे। ये अपना जो भी है इनको जहाँ पे यूज़ करना है उसी को यूज़ करेंगे। अब हमारे लेखक थोड़ा हंसी दिलाने के लिए हमसे कहते हैं कि भाई आप ये मत मान लीजिएगा कि मैं हूँ ये चूरन वाला, ठीक है, इन पंक्तियों से, कि मैं बेचता हूँ ये चूरन। वो बोलते हैं कि ये एक समझने वाली बात है कि जितने भी हमारे ये लेखक हैं जो और भी पाठ वगैरह लिखते हैं, इनसे जो श्रेष्ठ है वो हमारा चूरन वाला है, ठीक है। इनकी जो हिम्मत, बोलते हैं कि मैं अपनी हिम्मत की दाद देता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें मुंह पे बोल रहा हूँ सबके, कि जो चूरन वाला बेचने वाला बंदा है वो इन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। भले ही उसको क्या बोलते हैं अक्षर ज्ञान, यानी कि वो चूरन वाला पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसको बड़ी बड़ी बातें पता हो या ना हो, ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो चूरन वाले जो ये भगत जी हैं वो उनके सामने आप जो हैं वो बिल्कुल ही एक नाचीज़ हैं, यानी कि आप उनकी जैसी चीज़, वो जिस हिसाब से सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ना कोई लोभ नहीं है, वैसा आप नहीं बन बोलते। अब भगत जी यहाँ पे क्या कहते हैं, लेखक हमारे क्या कहते हैं कि आप जो हैं वो जो बंदा है भगत, वो इतना विद्वान, आप लोग इतने विद्वान हैं कि आप उस श्रेणी में आते हैं, उस श्रेणी के सदस्य हैं जहाँ पर आप ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो जो भगत जी है उसको वो चीज़ प्राप्त है जो आपको नहीं है। और वो क्या है कि उनके ऊपर बाज़ार का जो जादू है वो नहीं चलता, ठीक है। उनके सामने चाहे कितना भी माल बिछा रहे, वो सपोज़ बाज़ार गए हैं तो उनका जो मन है वो विचलित नहीं होता यहाँ से वहाँ कि मैं ये ले लेता हूँ, नहीं ये ले लेता हूँ, ठीक है। उनके पास इतना पैसा है वो उसे सही तरीके से प्रयोग करते हैं उसका और यूज़ करते हैं। और जो पैसा है ना वो उनके आगे जो है भीख मांगता है कि मुझे और ले लो और ले लो। जैसे कि हमने बताया ना उनका चूरन कितना ज़्यादा पॉपुलर है। अब चूरन तो वो और भी बेच सकते हैं और पैसा उनके पास और भी आ सकता है, लेकिन वो जो है पैसा जो है, पैसे के ऊपर बिल्कुल दया नहीं करते कि भाई आ जा, चल रख लेता हूँ तुझे, ठीक है। ऐसा कुछ उनका जो है स्वभाव नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा आदमी है जो जिसके पास जो पैसा है उसकी व्यंग शक्ति जो है वो चलती ही नहीं है। अब पैसा तो खुद कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे भगत जी हैं वो भाई पैसे को बोलते हैं निकल निकल, ठीक है। तो भाई पैसे की जो ये व्यंग शक्ति है, ये जो कुंठित है जो शक्ति, वो उनके ऊपर चलती ही नहीं है। अब यहाँ पर बातें करते, यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं वो बताते हैं कि जो पैसा है, पैसा की जो व्यंग्य शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से तुम्हारा मन विचलित करने वाली होती है। जैसे कि वो अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मैं पैदल चल रहा हूँ, ठीक है, पैदल चलते चलते मेरे ऊपर एकदम से धूल उड़ती है, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, लड़कियों पर कीचड़ उड़ी, एक कार साइड से निकल के गई, ठीक है, बट उनका तो ज़िंदगी बदल जाती है उससे, लेकिन यहाँ आपको अपनी हालात पता चल जाते हैं, ऐसी बात है। तो उनकी एक मोटर गाड़ी थी, वो उड़ के निकली साइड से, उड़ती हुई इन सेंस बहुत तेज़ उसमें स्पीड में निकली, ठीक है। तो जैसे ही वो निकली तो उनके कलेजे में जो है कौंधती हुई एक कठिन व्यंग लीक की ओर से पार हो गई। मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक सुई सी, एक कील सी चुभ गई हो उनके ना दिल के अंदर, उनके आँखों में किसी ने ना उंगली डाल दी हो कि भाई देख सामने से एक मोटरसाइकिल गई है, तेरे पास तो वो भी नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से उनके अंदर मन में एक ईर्ष्या का भाव आ जाता है लोगों के प्रति कि इस बंदे के पास तो यार मोटरसाइकिल है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, ठीक है। तब आप लोग सोचने लगते हैं यार किस घर में पैदा हो गया मैं, ठीक है। आप अपने माँ बाप को कोसते हैं, ये नहीं कि आप सोचें कि मैं कैसे कमा लूँगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें रहती हैं कि कहाँ मैंने जन्म ले लिया है। अब आप यही सोचते हैं कि काश मैंने अंबानी के घर जन्म लिया होता, ये इसका घर है ना। फिर अब ज़्यादा सोच में मत पड़ जाना कि सही में यहाँ जन्म लिया होता। अब अपना घर याद कर लो चुपचाप से, ठीक है। याद आ ही गया होगा आप सबको अपना घर। खैर, तो अब वो कहते हैं कि ये जो लोभ है, ये जो वैभव है,
इन सब का जो ये सब है जो चूर्ण वाला है उसके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो काम नहीं करती और ये सारी सारी चीज़ें चूर हो जाती हैं, पानी पानी हो जाती हैं। खैर मजाक कर रही हूँ मैं, अपना घर याद कर लो, आपके हालात भी अंबानी की तरह हो सकते हैं यार। बस मेहनत करनी है। बस बाज़ार दर्शन में भी कुछ यही बताया है आप लोगों को कि आप सही तरीके से पैसे का यूज़ कीजिए और अपनी सही तरीके से सॉल्यूशन निकालिए चीज़ों का, ठीक है। ओके, यहाँ पर अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो बोलते हैं कि अब यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि तो बताओ वो ऐसा कौन सा बल है जो ये जो तीखा ये व्यज्ञ है इसके आगे जो है वो क्या अजय ही नहीं प्राप्त करता बल्कि मानो ये जो व्यज्ञ है उसकी जो क्रूरता है उसको भी पिघला देता है। व्यज्ञ का सीधा मीनिंग मैं बोलूँ कि जो यहाँ पर ये जो ताना हम लोग ये जो बार बार कसा जा रहा है कि जो लोभ है जो माया है वो सबको फंसा लेती है अपने जाल में। तो ये जो लोभ माया सबको फंसा लेती है, तो ऐसा कौन सा बल है कि जो इस चीज़ को झुटला देता है, ठीक है। वो इस पे अजय प्राप्त नहीं करता बल्कि इसके साथ साथ वो क्या करता है, इस पूरी चीज़ को ही मिटा देता है, ठीक है। एकदम इस चीज़ को ही ख़त्म कर देता है कि तुम्हारे अंदर ये लोभ माया वाली चीज़ आए भी। तो इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं। तो बोलते हैं अब उस बल को अगर हम नाम दें तो वो एक ऐसी वस्तु है जो हमारा जो ये संसार है ना इसके वैभव में वो फलती फूलती नहीं है, वो कुछ अलग ही एक तरीके से दुनिया से आई है और वो उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर जाति की लगती है, कुछ ऊपरी चीज़ है, कुछ हमारे संसार में ये जीवित नहीं है। मतलब जो नॉर्मली हम इंसान लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं इससे कुछ ऊपर हट के आती है ना स्पिरिचुअल धार्मिक चीज़ें, नैतिक चीज़ें। तो वो बोलते हैं और इसकी जो योग्यता है, बोलते कि मैं इतना भाई नहीं बनना चाहता धार्मिक कि इसकी योग्यता देखने बैठ जाऊं और इसके जो शब्द हैं ये सारे के सारे इनमें भाई अंतर करने लगूं यार, इन्हें समझने लगूं, ठीक है। मेरे पास इतना, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। बोलते कि मुझे ये जो शब्द से इस शब्द से जो हमारे लेखक है उसको कोई सरोकार नहीं है, सरोकार यानी कि संबंध, वो इससे कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहते इस शब्द से, ठीक है। वो बोलते हैं कि वो इतने बड़े विद्वान नहीं है कि इन शब्दों पर अब क्या बोलते हैं लेके बैठ जाएं इनको कि चलो इनके बारे में मैं भी ट्राई करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इतना तो है कि जहाँ प्यास, तृष्णा मतलब प्यास, जहाँ पे प्यास है वहाँ पे बटोर रखने की स्पृहा है, यानी कि इच्छा है आपकी। जहाँ आपको प्यास लगेगी वहाँ आपको बटोरने की इच्छा होगी, यानी कि मान लो आपके पास अभी पैसा आ रहा है तो आपको लगेगा और आए और आए और आए, तो आप उसे बहुत सारे पैसे को बटोरना चाहेंगे, ठीक है। बोलते हैं कि वहाँ पर ये जो बल है, किस बल की बात कर रहे हैं हमें, स्पिरिचुअल ये बल है, वहाँ पर इसका जो बीज है वो नहीं उगता, ठीक है। और बोलते हैं कि बल्कि अगर बोलते हैं यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए, बोलते हैं लेकिन अगर इसी बल के बारे में बात की जाए, ठीक है, और कहा जाए कि ये बल है, तो वहाँ पर भाई ये कहना होगा कि जो हमारा तृष्णा है, तृष्णा माने की प्यास, हाँ तो तृष्णा माने की प्यास है ना, तो वो बोलते हैं कि मान लो ये जो बल है, अगर बल की बात की जाए और जहाँ पर बल है उसके बावजूद किसी को तृष्णा यानी कि प्यास लग रही है, ठीक है, चाह की प्यास है कि वो बटोरना चाहता है चीज़ें, तो वो जो व्यक्ति है ना वो निर्बलता के बहुत ही ज़्यादा करीब है, उसे प्रमाणित किया जाएगा कि वो निर्बल है। क्योंकि धार्मिक होने के बावजूद अगर आपको लोभ माया इन सब में आप पड़ चुके हो तो ऑब्वियसली आप निर्बलता के बहुत ही करीब हो, आप निर्बल ही कहलाओगे। तो वो कहते हैं कि निर्बल, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो निर्बल ही धन की ओर झुकता है, ये जो निर्बल इंसान है वो ही धन की ओर भागा चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा मनुष्य है, अगर हम मनुष्य की बात करें तो कहीं ना कहीं मनुष्य के ऊपर किसकी, धन की अजय है। पूरे जो मनुष्य है पैसे के लिए तो एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, भाग रहा है ना। और ऐसे ही जो जड़ है, जड़ की अजय है चेतन पर, जो चेतन होता है वो हमारा होता है जीवन। अब एक पेड़ है, उसको जीने के लिए क्या चाहिए, जड़ ही तो उसकी मजबूत, उसकी जड़ ही सब कुछ होती है तभी तो वो जी पाएगा एक पेड़ ना। तो उसके लिए क्या है, जड़ जो है वो अजय है, चेतन के लिए है, ठीक है। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। कोई लाइन समझ नहीं आई है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखो इस पैराग्राफ के अंदर वो क्या बोलते हैं कि अब नॉर्मल प्रेजेंट पे आ गए हैं हमारे लेखक, और वो अब बता रहे हैं कि उन भगत जी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि जो चूरण वाले भगत जी हैं वो उनको बाज़ार में चौक पर दिखाई दिए। तो उन्होंने जैसे ही भगत जी ने उनको देखा उन्होंने जय जय राम किया उनको, ठीक है, नमस्ते वगैरह की।
और उसके बाद इन्होंने भी जयराम किया। तो अब हमारे जो लेखक हैं वो कहते हैं कि कहीं से भी ना मुझे उनकी आंखें बंद नहीं लग रही थी उस समय पे, क्योंकि और वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो बाज़ार है वो बाज़ार को किसी भी तरीके से कोस नहीं रहे थे, ठीक है। बोलते कि राह में बहुत सारे लोग मिल रहे थे उनको, और बालक वगैरह जितने भी थे वो सब जो है भगत जी को देख के पहचान रहे थे, ठीक है। तो भगत जी भी सबको देखकर हंसकर पहचान रहे थे और सबका अभिवादन ले रहे थे। इसका सिंपल मतलब ये है कि भगत जी रास्ते में चल रहे हैं, हमारा लेखक उनसे मिला। अब रास्ते में ना वो बाज़ार की जो चकाचौंध है, उसकी रौनक है, उसको ना देखते हुए बिल्कुल नहीं देख रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लेखक कहते हैं कि ऐसा तो नहीं ये क्या अंधे वंधे हैं, क्या आंखें बंद कर रखी हैं क्या इन्होंने, इनको ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा, कम से कम आसपास देखे तो सही कि बाज़ार में कितनी रौनक है, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं लेकिन उनकी आंखें बंद भी नहीं थी, क्योंकि आसपास जो बच्चे वगैरह जा रहे थे उनको वो सबको हंस के नमस्ते पहचान वगैरह भी रहे थे, यानी कि सब कुछ ठीक था, आंखें वाँखें भी सब बढ़िया थी। लेकिन वो कोस नहीं रहे थे बाज़ार को कि हाय हाय यार ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, बिल्कुल हंस के बड़े शांत स्वभाव से जा रहे थे। अब हमारे लेखक कहते हैं कि लेकिन वो भौचक्के भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे कि भाई इस बाज़ार में ये सब है, अरे वाह ये सारी चीज़ें हैं, मतलब नई नई चीज़ों को देख के आप थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं ना। तो उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही ज़्यादा शांत लग रहा था उनको, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि वो किसी देख को बहुत ही ज़्यादा खो गए हैं उसे देखते देखते, ठीक है। वहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ थे, पूरा का पूरा बाज़ार, पूरा चौक भरा हुआ था, लेकिन उनका जो व्यवहार था उन सब के प्रति ऐसा था कि मतलब उनको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, अप्रीति था, यानी उनको कोई इसकी नीड नहीं है, ठीक है। या क्या बोलते हैं, भगत जी का कुछ मन ही नहीं है उस चीज़ की तरफ, चाहे वो कितनी भी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हों। बल्कि वो कहते हैं कि उनके मन में अगर वो देख भी रहे हैं ना चीज़ों को, तो उनके मन में उसके लिए आशीर्वाद ही है कि अरे वाह चलो बाज़ार में एक नई चीज़ आ गई। उनको कहीं ना कहीं प्रसन्नता है, उनको ईर्ष्या नहीं है मन में, अरे यार ये चीज़ यहाँ है, मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से शांत है। और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखता हूँ कि खुली आँख तुष्ट और मग्न वो चौक बाज़ार से में से चलते चले जाते हैं। अब वो हमारा लेखक कहते हैं कि अब मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो सीधा 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 पूरा चौक बाज़ार निकल गया है एक तरीके से, और वो चलते चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। वो बोलते कि राह में उनकी इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इतना सब कुछ वो देख रहे हैं, लेकिन अब वो चलते चले जा रहे हैं। अब वो कहाँ जाके रुकते हैं, और वो इस बीच में इतनी फैंसी चीज़ें और स्टोर है, ऐसा नहीं है कि वो रुक के देखने लग गए चलो आओ देख लेता हूँ। वो सीधा रुकते हैं एक छोटी सी पंसारी की शॉप पे, जो राशन की शॉप होती है ना, वहाँ जाके रुकते हैं, ठीक है। और वहाँ दो चार क्या है काम की चीज़ लेते हैं अपनी, और उसके बाद आगे अपना चलते बनते हैं। अब वो कहते हैं कि वो सीधा पंसारी की दुकान पर गए और वहाँ से उन्होंने दो चार काम की चीज़ ली और वहाँ से चुपचाप निकल लिए, ठीक है। और वो कहते हैं कि बाज़ार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके लिए तब तक वैल्यूएबल हैं जब तक उनको उनकी काम की चीज़ नहीं मिल रही, जैसे जीरा हो गया, काला नमक हो गया। हाँ, तो बाज़ार बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए जब तक उनके लिए वो बाज़ार उपयोगी है जो उनको चाहिए, तो वो जो सारी सत्ता है वो उनके लिए वहीं तक है। उसके बाद जैसे ही उनको उनका सामान मिल गया तो उन्होंने ले लिया, अब बस उनके लिए वो वहाँ से, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि उनको उनका जीरा मिल चुका है, ठीक है। अब जितना था यही था, अब बस अब उन्होंने सारी चीज़ ले ली। अब पूरा जितना भी चांदनी चौक का जो आमंत्रण है, जो पूरा बाज़ार उन्हें बुला रहा है कि आओ मुझे देखो, ठीक है, ये सारा का सारा क्या आमंत्रण पूरा बिखरा रह गया। अब जो चौक की जो चांदनी है दाएं बाएं, ठीक है, वो पूरी जो उन्हें बुला रही है वो भूखी की भूखी रह गई। अब जो भगत जी उन्होंने देखा ही नहीं उनकी तरफ, ठीक है। जैसे एक क्या बोलते हैं कि एक लड़का भाई लाइन दे रहा है मस्त एक लड़की को, और जो लड़की है वो भाई साइड से बिल्कुल निकल गई, उसने ध्यान ही नहीं दिया। होता है ना आपकी क्लास में, यही चलता होगा। अब वही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि फिर जो भगत जी हैं उन्होंने चुपचाप पंसारी की दुकान में जो मिलना था वो ले लिया, और वहाँ से सहज भाव में जो भी मिलना था, और आसपास अगर चांदनी बिछी है, यानी इन सिंपल टर्म्स एल से कि लड़की को आप लाइन मार रहे हैं, अब लड़की को साइड से निकलना था, उसे अटेंशन मिलनी थी, उसने ले ली, अब वो चलती बन रही है आगे, ठीक है, जितना भी था। अब भाई बाकी तुम जितनी भी लाइन मारो, उसको अटेंशन मिलनी थी, उसको मिल गई, ठीक है। अब यही है, अब भगत जी से बेचारी का कल्याण
ही चाहते हैं। अब भगत जी जो है बाज़ार में बोल रहे हैं कि तुम अपना जो देख रहे हो वो देखते बनो, बाकी क्या बोलते हैं, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया है। समझ रहे हो, खेल गई लड़की। ओके, ऑन अ सीरियस नोट अब यहाँ पे भाई चुपचाप आ जाते हैं कि अब वो बोलते हैं कि इससे मुझे ज्ञात हुआ, मुझे समझ में आया कि जो बाज़ार है, बाज़ार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है, यानी कि उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज और उसका अर्थ भी वही व्यक्ति ढंग से पहचानता है जो ये जानता है कि उसको क्या एक्चुअली में चाहिए बाज़ार से। ठीक है, और ये नहीं कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए, वो तब तो भाई वो अपनी परचेजिंग पावर ही दिखाएगा। जो उसे बाज़ार में ठीक लगा वो उसे ख़रीद के ले आएगा, और वो करना एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा विनाशक है। क्यों नहीं, क्योंकि उसका यूज़ ही नहीं है जो चीज़ वो ख़रीद के अपने घर में लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बाज़ार को उनसे कोई लाभ ही नहीं मिलता है। ठीक है, और उस बाज़ार को एक सच्चा ना वो सच्चा कोई लाभ दे सकते हैं। अब भाई एक ऐसा बाज़ार जो आपके काम ही ना आ सके, तो आप उसके क्या काम आएंगे। सपोज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी वो तो यहाँ पर रह ही गई। आप बाज़ार में घुसे, आपने चकाचौंध में कुछ और ही लेकर आ गए, तो ना आप बाज़ार का लाभ उठा पाए, ना बाज़ार आपका लाभ उठा पाया। ठीक है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करते हैं लोग, वो कपट ही बढ़ाते हैं वहाँ का। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि क्या, इस चक्कर में ना जो आसपास के जो लोग हैं वो अपना चकाचौंध के चक्कर में वो जो भाई भाई जो होते हैं वो पड़ोसी नहीं रह जाते। इन सिंपल टर्म्स आइल थे कि सपोज़ आप बाज़ार गए, आप कोई बहुत अच्छी चीज़ उठा लाए। ठीक है, अब आपने उसे घर में रख दिया। अब जो आपका पड़ोसी होगा वो देखेगा, अरे यार ये चीज़ लेकर आ गए, हमारे घर में नहीं है। वो जाएगा बाज़ार, अब वो कुछ अच्छी चीज़ ले आएगा। अब उसके साइड वाला पड़ोसी है वो खुश नहीं होगा उसे देख के। तो इन शॉर्ट जो सारे आसपास के जो पड़ोसी हैं ना, उनके मन में एक ईर्ष्या ही बन जाती है कि ये मुझसे ज़्यादा अमीर या ये इसका घर मुझसे ज़्यादा आलीशान अच्छा क्यों लग रहा है। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट पैरा पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पैरा पे यहाँ पे ये बोल रहे हैं, और फिर यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं कि इस सब चक्कर में वो जो दोनों हैं यानी कि पड़ोसी, वो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे एक ग्राहक हो और एक क्या बोलते हैं व्यापारी हो। ठीक है, अब वो एक दूसरे के साथ क्या, एक सोचता है कि मैं इसे ठग लूँ, दूसरा सोचता है मैं इसे ठग लूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें करते हैं और बोलते हैं कि बाज़ार के इतिहास में यही सत्य माना जाता है, शुरू से यही सब चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, जो आवश्यक चीज़ है बाज़ार में वो तो कोई ले नहीं रहा है, फालतू चीज़ों में सब लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों पे ना फिर ऐसे बाज़ारों में फिर शोषण होने लगता है। इसका सीधा मतलब अब बाज़ार में गए, अब दुकान वाला सोचता है कि यार मैं इसको महंगे से महंगा बेचूं, और जो आप हैं आप सोचते हैं यार ये काश मुझे सस्ते से सस्ता चीज़ मिल जाए, चाहे उसका नुकसान ही हो जाए। तो इस तरीके से ये जो शोषण है ये चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे बाज़ार के अंदर जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी विडम्बना है कि जहाँ पर जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है। ठीक है, जो ऐसा घटिया ये जो बाज़ार में ये सब ड्रामा चल रहा है, ये सब का ये सब अभी भी रखे हुए हैं। ठीक है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है। बोलते कि वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा जो शास्त्र है वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। तो उसका फाइनली कंक्लूज़न ये है कि भाई जब पैसा होगा ही नहीं तो आप उसकी बर्बादी क्या करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। नहीं गाइस, आप लोग प्लीज़ पैसे की बर्बादी ना करें। ठीक है, ये जो वैलेंटाइंस डे और ये सारी चीज़ें आते हैं जहाँ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पैसों का उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना करते हुए हम बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहले आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, यहाँ से शुरू होता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पार्ट 1 में कराया, भाई भगत जी कौन थे। ठीक है, और भगत जी का मन कैसा था, आता ही होगा आपको आंसर। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। अब ये जो प्लीज़ शब्द है मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप कमेंट करेंगे बोर्ड में, एग्ज़ाम्स में मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, मेरे नहीं। एग्ज़ाम आपको लिखना है, वहाँ पर अगर आपने मुझे कमेंट किया कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा कि अच्छा इसका आंसर ये था, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ऊपर से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, पता ही नहीं है कब होंगे, तो अच्छा ही है कि आप नीचे लिखें, लंबे समय तक याद रखना ज़रूरी है आपके लिए।
अब भगत जी चूर्ण किस प्रकार बेचते थे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। ज़्यादा आलस आ रहा है, अगेन आई एम रिपीटिंग, लिखो भाई ये वाला क्वेश्चन है और ख आंसर है, या सीधा आंसर लिख दो यार, उसका क्या हो गया, इतना सही तो आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी कितने पैसे का चूर्ण बेचने के पश्चात बचा हुआ चूर्ण मुफ्त में बांट देते थे। इजीली, बहुत इजी आंसर है, देख लो क्या होगा। फिर भगत जी कितने शिक्षित थे, ये भी बताओ। भगत जी का स्वास्थ्य कैसा रहता था। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, फटाफट इनके आंसर करो। चैप्टर ढंग से पढ़ाए तो आते ही होंगे सबके आंसर्स। नेक्स्ट, साधारण व्यक्ति का हृदय किससे जलने लगता है। इसका आंसर बताइए। मैं इसमें स्टार मार्क कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाजार आनंद कब देता है, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर धर्मवीर भारती ने अपनी बात समझाने के लिए कौन सी शैली का प्रयोग किया है। अब ऑफ कोर्स इसका आंसर नहीं आता होगा, या आता भी होगा तो आप ढूंढिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पूछना इम्पॉर्टेंट है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पे हम सीधा बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पार्ट 1 में भी कवर कराए हैं, ये है पार्ट 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन, किस प्रकार लोग बाज़ार से न सच्चा लाभ उठा पाते हैं और ना ही उसे सच्चा लाभ दे पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे। जैसे कि अभी वैलेंटाइंस डे के बारे में मैंने बताया ना, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे कि बाज़ार में बताओ क्या होता है। मैं बता दे रही हूँ आपको, पॉइंट्स में इसका अच्छे से आंसर लिख दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। कि आप बाज़ार में जाते हैं, एक जाल की तरह है, पहला थोड़ा ये वाला स्टेटमेंट डाल दो, दूसरा ये वाला स्टेटमेंट लिख दो कि आप आवश्यकता वाली जो चीज़ है वो तो लेके ही नहीं आते हो। तीसरा ये वाला पॉइंट आप डाल सकते हो कि वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या और हीन भावना से देखते हैं। चौथा आप ये वाला डाल सकते हो कि वहाँ पर एक तरीके का शोषण चल रहा होता है, एक को ठगना चाहता है, एक ये करना चाहता है, ठीक है। तो इनको ना पॉइंट्स में आप आंसर लिखना, पैराग्राफ में आंसर लिखने से कभी इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और एकदम क्लियर कट आंसर्स लिखोगे ना, छोटा छोटा भी लिखो, टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है हिंदी के पेपर में, तो ऑब्वियसली आपका छूट ही जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप टाइम लिमिट के हिसाब से ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं, आराम से लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि किस प्रकार के व्यक्ति फिजूल खर्ची नहीं करते। अब आप तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप तो करते हो, है ना, वो फिजूल खर्ची। तो भाई आप बताइए कि कौन से हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा है तो आप मुझे बताइएगा। ओके, तो यहाँ होता है आपका चैप्टर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉपर्स की आंसर की हम लोग जल्द ही डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए कि आपको चाहिए, कम से कम मुझे पता तो चले कि आप लोग सच में चाहते हैं कि मैं उसे डिस्कस करूं। और लाइक आपने कर ही दिया होगा अगर आपको पसंद आया है, शेयर आप बिल्कुल करेंगे, आप चाहते हैं आपके दोस्त भी आपके साथ जाके इन फ्यूचर कॉलेज में पढ़ें, और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है फिर गाइस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।